नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा पान मसाला पर 1 साल के लिए लगाया बैन, 7 नवंबर से होगा लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 7 नवंबर 2021 से प्रभावी होगा। स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और तंबाकू मसालों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 खाद्य सुरक्षा आयुक्त को राज्य भर में किसी भी खास वस्तु के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। आपको बता दें कि 1 साल पहले गुटखा और तंबाकू मसाले का पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस अवधि की समाप्ति से पहले नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की तलवार, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कल मुंबई पहुंचेगी एनसीबी टीम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का विजिलेंस विभाग बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन से जुड़े ड्रग्स मामले के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा। एनसीबी मुंबई के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पर मामले में गवाह प्रभाकर सेल ने करोड़ों की अगुवाई के आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच एनसीबी के 5 सदस्यीय टीम करेगी। एनसीबी की जांच टीम बुधवार को दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी। इस 5 सदस्यीय टीम की अगुवाई डीडीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे। जानकारी के मुताबिक जांच टीम समीर वानखेड़े के अलावा गवाहों केपी गोसावी और प्रभाकर सेल से भी टीम पूछताछ करेगी। ये टीम बुधवार को सुबह 9 बजे रवाना होगी और 11 बजे के करीब मुंबई पहुंचेगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बताया है कि एनसीबी नेता नवाब मलिक की ओर से डीजी एनसीबी को भेजे गए पत्र को लेकर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि एनसीबी की टीम 3 अक्टूबर को मुंबई की कथित तौर पर क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी गिरफ्तार हैं। टीम की लीड करने वाले एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े के ही एक गवाह प्रभाकर सेल ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। प्रभाकर सेल का कहना है कि आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील होनी थी। इसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को भी दिए जाने थे। बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, नई पार्टी के ऐलान की पूरी संभावना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस में खुद को अपमानित सा महसूस कर रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को एक बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है कि कल कैप्टन के किस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने इतना जरूर बताया है कि वो कल मीडिया से बात करेंगे। आपको बता दें कि रवीन ठुकराल ने एक ट्वीट में कहा है कि पंजाब के पूर्व सीएम कल 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उनके फेसबुक पेज पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से कैप्टन को लेकर यही बात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि वो कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। भारत के इस पड़ोसी देश में कोरोना का फिर कहर, 40 लाख लोग घरों में कैद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जिस देश में कोरोना का जन्म हुआ उस देश में फिर इस महामारी ने वापसी की है। पिछले एक हफ्ते में चीन के 11 राज्यों में फिर संक्रमण फैल गया है। चीन में एक साथ कोरोना के 29 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। बताया जा रहा है कि इन 29 केस में 6 मामले उत्तरी पश्चिमी शहर लाओनजोऊ के सामने आए हैं। ऐसे में इस शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ 40 लाख की आबादी घरों में कैद हो गई है। किसी को भी घरों से निकलने की आज़ादी नहीं है। इमरजेंसी में घर से निकलने दिया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि लाओनजोऊ शहर उत्तर पश्चिमी प्रांत गासू की राजधानी है। यहाँ की 40 लाख आबादी से ज़्यादा है। यहाँ तक कि लाओनजोऊ में आने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जो लोग पॉजिटिव पाए गए उनके कांटेक्ट में आए लोगों की तलाश की जा रही है। पूरे कांटेक्ट चेन को खंगाला जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु में पटाखे की दुकानों में लगी आग, अब तक 5 लोगों की मौत, मुआवजे का ऐलान।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें तमिलनाडु के कुल्लाकुरिची के जिले शंकरपुरम कस्बे में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक पटाखे की दुकान में आग लग गई, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है। घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि अभी तक आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि पटाखा दुकान में आग लगने से मरने वालों के परिवारों के लिए 5-5 लाख की और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक शंकरपुरम कस्बे में स्थित दुकान दिवाली की वजह से पटाखों का काफी स्टॉक रखा था। मंगलवार को अचानक से दुकान से धुआं निकलता दिखा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक दुकान में आग की लपटों ने घेर लिया। आनन फानन में पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक 5 लोगों की मौत हो गई। इसकी पुष्टि जिला कलेक्टर पी.एन. श्रीधर ने की। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज करवाया जा रहा है, साथ ही एक टीम मामले की जांच में जुटी है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाक सेना के सामने नहीं चली पीएम इमरान खान की, नदीम अंजुम बने आईएसआई चीफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। वे अगले महीने से मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेंगे। नदीम अंजुम को चीफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा का करीबी बताया जाता है, लेकिन वे इमरान खान की पसंद नहीं है। आपको बता दें इमरान खान की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2021 से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की महानिदेशक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के तौर पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। आईएसआई के प्रमुख नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच 20 दिनों से रार ठना हुआ था। अंततः इस रार में सेना द्वारा चुने गए अधिकारी पर पीएम ऑफिस ने अपनी मुहर लगा दी है। आपको बता दें आईएसआई के प्रमुख का पद पाकिस्तान सेना में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक माना जाता है। रक्षा और विदेश मामले में आईएसआई के चीफ की भूमिका काफी अहम होती है। पाकिस्तान सेना के देश में करीब 73 साल के इतिहास में आधे से अधिक समय तक शासन किया है। यही नहीं, इस पद पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। नए आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम पाकिस्तानी सेना की पंजाब रेजिमेंट से हैं। नदीम को युद्ध का काफी अनुभव है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर एनसीबी ने लगाए गंभीर आरोप, आर्यन की जमानत का इस आधार पर विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिनेता की मैनेजर पूजा ददलानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रूज ड्रग्स केस में एजेंसी ने ददलानी के बारे में कहा है कि ऐसा लगता है कि एक गवाह को प्रभावित किया गया है। एजेंसी ने सोमवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट में एक लिखित जवाब दाखिल किया था, जिसमें के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें आर्यन खान के बारे में ये बात कही गई है कि वे जांच को प्रभावित करने के लिए स्थिति में हैं। वे जांच को प्रभावित करके इसे भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में अपने बेटे को रिहा करवाने के लिए शाहरुख खान ने अदालत में वकीलों को बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी है, जिसकी कमान भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अदालत को दिए लिखित बयान में ये भी कहा है इस मामले में जाँच के दौरान आर्यन खान के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन का पता चला है, जिसके लिए एजेंसी को और वक्त चाहिए। एनसीबी ने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है और निर्धारित दिशा निर्देशों के मुताबिक इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन का ठीक से पता लगाने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है। यही नहीं, एजेंसी ने कहा कि सोसाइटी में आर्यन खान को प्रभावशाली स्थिति में देखते हुए वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और अन्य गवाहों जिन्हें की निजी तौर पर जानते हैं उसे प्रभावित भी कर सकते हैं। इसकी बहुत संभावना है। हरीश रावत का बड़ा बयान, बोले बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में होना चाहते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगले साल 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने अभी से मेहनत करनी शुरू कर दी है। इसी बीच टिकट और पद की चाह में नेताओं के पार्टियों को छोड़ने का दौर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान किया है। अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बयान दिया है कि
हरीश रावत ने बीजेपी का बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की अस्थिरता की स्थिति है, कई लोग पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। हम इतने लोग नहीं ले सकते, लेकिन जो योग्य है उन्हें लेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए थे वो वापस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा रखने वाले बीजेपी नेताओं का नाम नहीं बताया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। वर्तमान में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। दूसरी ओर बीजेपी भी विकास के नाम पर चुनाव मैदान में है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया तो लगाए थे पाक जिंदाबाद के नारे। अब कॉलेज ने 3 कश्मीरी छात्रों को किया निलंबित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत को लेकर आगरा के भितपुरी स्थित RBS कैंपस में सोशल मीडिया पर खुशियां मनाने वाले कश्मीरी छात्रों पर कार्रवाई का अंतर चला है। 3 कश्मीरी छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। जिन छात्रों पर कार्रवाई की गई उनमें अरशीद यूसुफ, इनायत, अल्ताफ शेख, शौकत अहमद शामिल हैं। ये कार्रवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं के आक्रोश व्यक्त करने के बाद हुई। कैंपस में पुलिस भी पहुंच गई। जिन छात्रों पर खुशियां मनाने का आरोप है उनकी पड़ताल की जा रही है। भितपुरी क्षेत्र में इस घटना को लेकर खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया है। विगत दिवस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भारत हार गया था, जिसके बाद कैंपस में कुछ कश्मीरी छात्रों ने व्हाट्सएप पर पाकिस्तान समर्थन में स्टेटस लगाए थे, जिस पर तमाम छात्रों ने एतराज किया। फिर भी कश्मीरी छात्र अपने स्टेटस पर कायम रहे। अब व्हाट्सएप पर ही की गई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर हो गया। मामले की जानकारी होते भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रांतीय नेता गौरव सिंह राजावत और महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित ने नेतृत्व में तमाम युवा भाजपाई थाने पहुंच गए। युवा भाजपाई ने आरोप लगे कश्मीरी छात्रों के खिलाफ तहरीर भी लिख कर दी। पुलिस ने उस पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल कॉलेज प्रबंधन ने तीनों आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया है। अमित शाह की अधिकारियों को 2 टूक, या तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के लिए लड़ें या फिर ले लें ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे से वापस लौट चुके हैं। गृह मंत्री 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी बैठक की। सूत्रों में CNN न्यूज 18 ने बताया कि अमित शाह ने अपने दौरे में सुरक्षा अधिकारियों से सीधे तौर पर कहा कि वे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने पर अपना पूरा फोकस रखे हुए हैं। गृह मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान शनिवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस सेना, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए थे। गृह मंत्री ने ये कहा, यात्रा ऐसे समय में हुई जब हाल में घाटी में कई नागरिकों की हत्याओं की घटना सामने आई है। सूत्रों के अनुसार इस उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह ने पिछले खुफिया विभाग के प्रमुखों को संबोधित किया। उसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर किस तरह से रोक लगाई जाए, उसके लिए कारगर उपायों के बारे में पूछा। अधिकारियों ने गृह मंत्री को उनके कार्यशैली के बारे में बताया। ये भी कहा कि स्थानीय अधिकारी इंटेलिजेंस की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। सूत्रों ने कहा, शाह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जिन अधिकारियों को डर लगता है उन्हें कश्मीर में काम नहीं करना चाहिए, इसके बजाय वे दूसरी जगह पोस्टिंग लेनी चाहिए। बिहार में महागठबंधन में दरार पर लालू यादव बोले, इसके लिए कांग्रेस के छुटभैया नेता जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार में महागठबंधन के 2 पूर्व सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के साथ हाल में हुए तकरार के लिए छुटभैया नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया किसी ने भी कांग्रेस की उतनी मदद नहीं की जितनी हमने RJD ने की। लगभग 3 साल बाद बिहार लौटे लालू यादव ने मंगलवार को कहा, जो आज भी कांग्रेस को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में मानते हैं जिसकी देश की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस के साथ हालिया तकरार के लिए छुटभैया नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। RJD द्वारा तारापुर और कुशेश्वरीस्थान विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने के एक तरफा फैसला करने पर कांग्रेस ने अगले लोकसभा चुनाव में बिहार में अकेले मैदान में उतरने की घोषणा की थी। इस पर लालू ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव जमानत पर हैं। उन्होंने कहा है कि वो बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए अंतिम दिन दोनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने इन विधानसभा क्षेत्रों में अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव द्वारा चलाए जा रहे प्रचार अभियान की तारीफ की और कहा कि तेजस्वी ने बहुत अच्छा काम किया। लालू ने दावा किया कि इन दोनों विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी की जीत के बाद सत्तारूढ़ NDA में भगदड़ मच जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि NDA गठबंधन ने अक्टूबर-नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से हेरफेर कर सत्ता हासिल की थी। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और राज्यों में मौसम का हाल।
कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। यहाँ जाने अपने यहाँ के मौसम का ताजा हाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ ऊंचाई पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी देखी जा सकती है। सुबह शाम सर्दी के दस्तक दे दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विभिन्न जिलों में सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।